नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों की। यानी कि आपको राजस्थान के जितनी भी प्रमुख नदियां हैं ना, उनको हम दो भागों में पढ़ेंगे। वैसे तो इनको तीन भागों में बांटा गया है। यानी कि राजस्थान की नदियों में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अरब सागर की नदियों की, और फिर तीसरे वीडियो में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की जितनी भी नदियां हैं ना, उनकी बात करेंगे। तो ये राजस्थान की नदियां। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियों की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां किसे कहते हैं। तो आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं यानी कि एक क्षेत्र से शुरू होकर समुद्र में मिलने से पहले ही भूमि में विलीन हो जाना, उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। यानी जो नदियां समुद्र में नहीं मिलती है उन्हें हम कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। यानी कि जो नदी समुद्र में न मिलकर किसी झील या तालाब में ही विलीन हो जाती है उसे कहते हैं हम आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे पहले हम देखते हैं घग्गर नदी की। यहाँ पे लिख रहा है घग्गर नदी, आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की अगर क्वेश्चन ये आए कि आंतरिक प्रवाह की जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। और घग्गर नदी कहाँ से उद्गम होता है घग्गर नदी का? तो घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ी है ना, यहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है। यानी कि घग्गर नदी क्वेश्चन ये आए कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ी से। तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ी से घग्गर नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे मंदिर पड़ता है कालका माता का मंदिर, वहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आती है। और जो अपना राजस्थान में हनुमानगढ़ का क्षेत्र है ना, यानी कि राजस्थान में हनुमानगढ़ का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे एक स्थान है टिब्बा। यानी कौन सा स्थान है? यहाँ पे है टिब्बा स्थान या टिब्बी बोलते हैं इसे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक स्थान पड़ता है, कौन सा पड़ता है? ये टिब्बी स्थान पड़ता है। कौन सा है? टिब्बी। टिब्बी स्थान पर प्रवेश करती है राजस्थान में। कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में? जो हनुमानगढ़ का टिब्बी स्थान है ना, यहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में। और राजस्थान से होते हुए ये यहाँ तक जाती है पाकिस्तान का जो फोर्ट अब्बास है ना, ये पाकिस्तान में स्थित है फोर्ट अब्बास, यहाँ इसका अंतिम स्थान है। यानी कि यहाँ पे जाते ये भूमि में विलीन हो जाती है, इससे आगे ये नदी नहीं जाती है। तो ये इसका अंतिम स्थान है। पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? फोर्ट अब्बास। यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान का स्थान है फोर्ट अब्बास, यहाँ पे ये विलीन हो जाती है। अब इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो घग्गर नदी है ना, ये इस घग्गर नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो यह जाता है, तो घग्गर नदी को आप लिख लेना, मैं बता रहा हूँ इसे। नट नदी, मर्त नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी और राजस्थान का शोक लेटी हुई नदी। यानी कि लेटी हुई अवस्था में है ना इसे, तो इसे लेटी हुई नदी भी कहते हैं। आपको दिख रहा होगा जैसे लेटी हुई अवस्था होती है ना इसे, तो ऐसे जाती है राजस्थान में, इस कारण इसे लेटी हुई नदी भी कहते हैं। इसे मर्त नदी भी कहते हैं। तो आप नाम लिख लेना इसे कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घग्गर नदी, आपको दिख रहा होगा यह है घग्गर नदी। यानी कि घग्गर नदी, तो इसे किन किन नामों से जाना जाता है? तो आप लिखो घग्गर नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? घग्गर नदी को नट नदी, मर्त नदी, यानी कि से नट नदी, मर्त नदी, द्रस यानी कि द्रसदती और यानी किसे जाना जाता है? नट नदी, मरत नदी और द्रसदती नदी, और इसे नाम जाना सरस्वती नदी। और किस नाम से? सरस्वती नदी, इसे नाम से जाना जाता है सरस्वती नदी। और सोतर नदी, और इसे कहते हैं राजस्थान का शोक। राजस्थान
का शोक किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम से जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस कारण से याद रखना, राजस्थान का शोक। और एक ये लेटी हुई अवस्था में है, इस कारण इसे लेटी हुई नदी भी कहते हैं, लेटी हुई नदी भी कहते हैं। ये आप लिख लेना। गग्गर नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? गग्गर नदी को नट नदी, गग्गर नदी को नट नदी, मर्त नदी, द्रसदती नदी और सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सोतर नदी, राजस्थान का शोक और लेटी हुई नदी के नामों से जाना जाता है। क्योंकि सरस्वती नदी किस कारण से कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राचीन काल में सरस्वती नदी थी, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने राजस्थान की जो सभ्यताएं पढ़ाया है ना, यानी कि जो भारत की सभ्यताएं चल रही थी ना, हमारी प्राचीन सभ्यताएं, उनमें बताया था कि यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। तो ये जो गग्गर नदी है ना, इसके तट पर ही कालीबंगा सभ्यता स्थित है वर्तमान में। पहले यहाँ पे हुआ करती थी सरस्वती नदी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे है गग्गर नदी। और इसके तट पर ही कौन सी सभ्यता स्थित है? इसके तट पर स्थित है कालीबंगा सभ्यता स्थित है इसके तट पर। इसके अलावा क्वेश्चन ये बताया कि यहाँ पे जो हनुमानगढ़ का जंक्शन है ना, वो इस गग्गर नदी के धरातल से भी नीचे है। यानी कि जो ये गग्गर नदी का धरातल का है ना, यानी कि गग्गर नदी का जो धरातल का पेंटा है ना, यानी गग्गर नदी के धरातल के पेंटे से भी नीचे स्थित है हनुमानगढ़ जंक्शन। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जामों में कि हनुमानगढ़ जंक्शन किस नदी के धरातल के पास स्थित है? तो वह स्थित है जो गग्गर नदी है ना, इसके पास स्थित है हनुमानगढ़ का जंक्शन। इसके बारे में क्वेश्चन काफी बार आता है। इसके अलावा इसके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि जो गग्गर नदी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसके प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं नाली या पाट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रवाह क्षेत्र, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रवाह, आपको दिख रहा होगा प्रवाह क्षेत्र। तो राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र कहलाता है नाली या पाट, नाली या पाट। ये राजस्थान में गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। नाली या पाट क्या कहते हैं? जो राजस्थान में गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, इसे नाली या पाट कहते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र है ना इसके बारे में क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि गग्गर नदी का पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हकरा। यानी कि पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? वह कहलाता है हकरा। यहाँ पे लिख देता हूं पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, तो यह कहलाता है हकरा। गग्गर नदी का पाकिस्तान में प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? वह कहलाता है हकरा। राजस्थान में तो मैंने बताया कि नाली या पाट कहलाता है, पाकिस्तान में क्या कहलाता है? हकरा कहलाता है इस गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र। इसके अलावा इस गग्गर नदी है ना, इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं, यानी कि गग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लगभग है 465, यानी कि इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। इसकी लंबाई है, यानी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर। गग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह हमारे गग्गर नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यानी गग्गर नदी को फिर से देख लेना आप। गग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है, राजस्थान में टिब्बी नामक स्थान में प्रवेश करती है। और गग्गर नदी को राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। और इस गग्गर नदी का अंतिम स्थान है पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास, यहाँ पे इसका अंतिम स्थान है। लेकिन ये यहाँ पे तभी जा पाती है जब इस गग्गर नदी में तेज बहाव आता है ना पानी का, तभी यहाँ पे जा पाती है, वरना यहीं पे लुप्त हो जाती है। इसके अलावा गग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे नट नदी, मर्त नदी, द्रसदती नदी, सरस्वती नदी, सोतर नदी और राजस्थान का शोक और लेटी हुई नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। तो ये था गग्गर नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में, यानी कि गग्गर नदी थी। अब हम बात करते हैं इसके बाद में दूसरी नदी की, यानी कि अब हम लेते हैं जो ये जैसलमेर में है ना कांकनी नदी, इसके बारे में देखते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ,
अब हम बात करते हैं इसकी कांकनेई नदी की। तो कांकनेई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है कोठारी गांव, जो जैसलमेर में कोठारी गांव है ना, यहाँ से इसका उद्गम होता है। यानी कि जो कांकनेई नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है कोठारी गांव जैसलमेर से। ये जैसलमेर जिला है, ये राजस्थान का कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है। और यहाँ पे इसका उद्गम होता है कोठारी गांव से, और यहाँ से होती हुई ये जाती है, यहाँ पे एक झील पड़ती है, यानी कि घग्गर नदी के, जो घग्गर नदी है ना, यहाँ पे एक झील पड़ती है। कौन सी झील? भुज झील। उस झील का नाम है भुज झील। भुज झील किस नदी पे स्थित है? तो स्थित है घग्गर, ये जो कोठारी नदी ये है ना, कांकनेई नदी, कांकनेई नदी पर कौन सी झील है? वह स्थित है भुज झील। भुज झील मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भुज झील, भुज झील। भुज झील कौन सी नदी पर स्थित है? वह स्थित है कांकनी नदी पर, या इसे कांकनेई नदी भी कहते हैं। और ये जो जैसलमेर में मीठी खाड़ी है ना, यानी कि जैसलमेर की मीठी खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। जो जैसलमेर की मीठी खाड़ी है ना, यहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा इसके नामों की बात करते हैं। मैंने बताया इसका नाम है कांकनेई भी कहते हैं इसे। जो कांकनी नदी है ना, इसे कांकनेई नदी, मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कांकनेई और मसूरदी नदी भी से कहते हैं। और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, यानी कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? यह है कांकनेई नदी। कांकनेई नदी आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। बड़ी पूछे तो घग्गर नदी, और सबसे छोटी कौन सी है? कांकनेई नदी है। आप लिख लेना, क्योंकि लिखाने में वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस कारण मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो ऐसे कैसे कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकनी नदी या कांकनेई नदी। इसी को कांकनेई नदी या मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसके बारे में अगर इसके अलावा इसकी लंबाई भी लिखना चाहो तो इसकी लंबाई है लगभग 17 किलोमीटर, यानी कि इतनी छोटी नदी है, 17 किलोमीटर। ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। मैंने बताया कि इसके किनारे पे यहाँ पे स्थित है, इस पे भुज झील, यहाँ पे भुज झील का निर्माण करती है। तो ये थी हमारी कांकनेई नदी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। इसके बाद में हम देखते हैं अब साबी नदी, यानी कि जो साबी नदी है ना, इसके बारे में देखते हैं हम। साबी नदी कहाँ पे स्थित है? साबी नदी है यहाँ से निकलती है सेवर की पहाड़ी जयपुर से। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ी जयपुर से। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख लेना। साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी जयपुर से। आपको दिख रहा होगा, यह है साबी नदी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये साबी नदी है। तो इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी जयपुर से। साबी नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है साबी नदी का उद्गम? सेवर की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा जो ये साबी नदी है ना, ये अलवर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जयपुर क्षेत्र हमारा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जयपुर की सीमा लगी हुई है। ऐसे आपको नक्शा राजस्थान का मैप तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान का मैप सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपको ये याद नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा जयपुर जिला पड़ता है, और यहाँ पे पड़ता है अलवर जिला। तो ये जयपुर से होते हुए, अलवर से होते हुए, यहाँ पे जो हरियाणा का पटौदी नामक स्थान है, वो गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? साबर नदी। जो ये साबी नदी है ना, ये यहाँ तक जाती है। तो जो साबी नदी है ना, ये अलवर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके बारे में ये ध्यान में रखना कि ये साबी नदी है ना, ये अलवर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इसके किनारे जो जयपुर में क्षेत्र पड़ता है ना, यहाँ पे जयपुर में स्थित है जोधपुरा सभ्यता। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जोधपुरा सभ्यता नाम आते ही यहाँ पे जोधपुर कर देते हैं, लेकिन ये जोधपुरा सभ्यता नाम है, ये जयपुर में स्थित है, साबी नदी के तट पर। साबी नदी है, इसके तट पर जोधपुरा सभ्यता स्थित है जयपुर में। ओके, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है कि अपन ये नाम देंगे ना, यानी कि जोधपुरा सभ्यता नाम आते ही स्टूडेंट क्या करता है, जोधपुर में लगा देता है। ऑप्शन देखा बस कि जोधपुरा सभ्यता है और यहाँ पे जोधपुर लगाता है उसके, ठीक। तो ये गलत है। जोधपुरा, ये जोधपुरा है ना, ये जयपुर में स्थित है जोधपुरा सभ्यता। तो कहाँ पे स्थित है जोधपुरा सभ्यता? ये स्थित है जयपुर में स्थित है जोधपुरा सभ्यता, साबी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है जयपुर में। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका। इसके अलावा जो साबी नदी है ना, ये अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। साबी नदी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जयपुर से इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से, और ये अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जब इसमें
तेज बहाव आता है ना तो इस नदी में बाढ़ आ जाती है। इस कारण ये अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है और ये अलवर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है साबी नदी, और इसका अंतिम स्थान है पटौदी गांव, गुरुग्राम, हरियाणा। ओके, ये हमारी साबी नदी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं एक छोटी सी नदी है, कौन सी है ये हमारी रूपनगढ़ नदी। आपको दिख रहा होगा ये ऐसी छोटी सी नदी है रूपनगढ़ नदी। तो इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन आ चुका कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये होता है किशनगढ़ अजमेर से। इसके बाद में अगर देखो आप किशनगढ़ में भी यहाँ पे एक स्थान पड़ता है, कौन सा, सेलेमाबाद। कौन सा स्थान पड़ता है वो, सेलेमाबाद पड़ता है किशनगढ़ अजमेर में। यहाँ से इस रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। और ये कौन सी झील है, ये हमारी सांबर झील है। कौन सी झील है ये, सांबर झील। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के जो ये झील है ना सांबर झील, सांबर झील में जाके रूपनगढ़ नदी विलीन हो जाती है। यानी कि रूपनगढ़ जो नदी है ना ये सेलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से इसका उद्गम होता है और सांबर झील में जाके विलीन हो जाती है। कौन सी नदी, ये हमारी रूपनगढ़ नदी। तो ये थी हमारी रूपनगढ़ नदी। अब हम बात करते हैं इसकी, जो ये नदी है ना हमारी, कौन सी नदी है ये हमारी स्थित है कांतली नदी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वैसे ये नदी है कांतली नदी। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हमारी कांतली नदी। कौन सी नदी है ये, कांतली नदी। ये हमारी कांतली नदी दिख रहा होगा आपको, ये है कांतली नदी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनको तो मिटा देता हूँ मैं क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैं इनको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कांतली नदी। दिख रहा होगा आपको, कांतली नदी। तो ये हमारी कांतली नदी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है यहाँ पे खंडेला की पहाड़ी, रेवासा, सिक्कर से इसका उद्गम होता है। यानी कहाँ से होता है इसका उद्गम, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी, रेवासा, सिक्कर से कांतली नदी का उद्गम होता है। और ये इसका अंतिम स्थान है चूरू का नौरंगपुर स्थान। यहाँ पे वैसे जाती नहीं है, इसमें जब कभी तेज बहाव आता है ना पानी का या तेज बारिश होती है ना, तभी यहाँ पे नौरंगपुर स्थान पर जा पाती है ये नदी। और इस नदी का उद्गम मैंने बताया कि इस नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी, रेवासा, सिक्कर से। किस नदी का उद्गम होता है, ये कांतली नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कांतली नदी है, इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी, रेवासा, सिक्कर से। इसके अलावा इस नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं। यानी कि जो कांतली नदी है ना, इसे मौसमी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, इसे मौसमी नदी भी कहते हैं। इसे मौसमी नदी कहते हैं, इसे मौसमी नदी कहते हैं। इसके अलावा ये राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अभी मैंने बताया कि आपको राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह हमारी कांतली नदी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कांतली नदी राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आप इसे समझना, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदी और पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की नदी, इन दो क्वेश्चनों में एग्जामिनर बार बार में स्टूडेंटों को कंफ्यूज कर देता है और बहुत से स्टूडेंट गलत कराते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके पास ये आए कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है कांतली नदी। क्योंकि घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये क्या है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, राजस्थान के बाहर से, हिमाचल प्रदेश से होता है। इसके अलावा विलीन भी कहाँ होती है, राजस्थान के बाहर पाकिस्तान में ये विलीन होती है। इस कारण ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की नहीं है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से अर्थ है, यानी कि पूर्ण बहाव का अर्थ है कि राजस्थान में उद्गम हो और राजस्थान में विलीन हो जाए, उसे कहता है पूर्ण बहाव की नदी। पूर्ण बहाव की नदी किसे कहते हैं, यानी कि किसी नदी का उद्गम एक ही क्षेत्र से हो और एक ही राज्य में जाके विलीन हो जाए। यानी कि राजस्थान से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये विलीन हो जाती है। इस कारण इसे पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कहते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रह जाएगा कि राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्ण बहाव की नदी कौन सी है, तो वह ये कांतली नदी। इसके अलावा इसकी लंबाई की बात करते हैं हम, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 134 किलोमीटर। यानी कि कुल लंबाई है 134
134 किलोमीटर, 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी कि जो कांतली नदी है ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके अलावा इस नदी के किनारे एक सभ्यता मिली है, सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। यह सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है क्योंकि इस सभ्यता के बारे में मैं जब राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ाऊंगा ना, तब देखना आप इस सभ्यता के बारे में, तब मैं पूरा वीडियो लाऊंगा इस सभ्यता के बारे में। और यह सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान में। इस कारण बता रहा हूं मैं कि ये सभ्यता के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता स्थित है कांतली नदी के किनारे। इसके अलावा यह नदी झुंझुनू को दो भागों में काटती है, यानी कि यहाँ पे हमारा झुंझुनू क्षेत्र पड़ता है, ये सिक्कर हो गया, ये झुंझुनू क्षेत्र पड़ता है, तो इसे दो भागों में बांटती है नदी। आधा झुंझुनू इधर आ जाता है, आधा इधर आ जाता है। इस कारण ये झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। तो झुंझुनू को दो भागों में काटती है। आप लिख लेना कि कांतली नदी है ना, ये झुंझुनू को दो भागों में काटती है। इसके अलावा इस नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी, यानी इससे कहते हैं हम सिक्कर चूरू झुंझुनू के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। इस कारण इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यहाँ पे लिख देता हूं, प्रवाह क्षेत्र, क्षेत्र तोरावाटी, तोरावाटी। प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। तो ये थी हमारी कांतली नदी। अब हम बात करते हैं दूसरी नदी की, यानी कि अब हमारी बची है कौन सी नदी? अब हमारी बची है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी की आइए हम बात करते हैं रूपारेल नदी की। तो रूपारेल नदी यानी कि सबसे पहले तो इसे मिटा देते हैं हम, इसे मिटा देते हैं। इसे आपने उतार लिया होगा। आप ऐसे के ऐसे मैप बनाना और ऐसे के ऐसे नोट्स बनाना, ताकि आपको याद करने में सबसे आसानी रहेगी और ये आपको देखते ही याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको राजस्थान का मैप आता है ना, तो आप ऐसे के ऐसे नोट्स बनाना, ताकि आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको राजस्थान का मैप नहीं भी आता है, तो आप मैप ले आइए राजस्थान का, और उसमें क्या करिएगा, उसमें आप ऐसे की ऐसे नदियों को निकालना है, ताकि आपको याद रहेगा। ये नदी यहाँ पे हनुमानगढ़ क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे श्री गंगानगर क्षेत्र पड़ता है। तो ऐसे की ऐसे गग्गर नदी को बनाना, और मैं बना रखा हूँ ना ऐसे की ऐसे बनाना, ताकि आप जब भी वो मैप देखोगे ना, तो आपको राजस्थान की नदियाँ याद हो जाएगी। सारी नदियाँ मैं राजस्थान की आपको मैप के जरिए पढ़ाऊँगा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब इसके अलावा अब हम बात कर रहे थे किसकी नदी की? रूपारेल नदी की। तो सबसे पहले तो देखो कि जो रूपारेल नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है, यहाँ पे लिख रखा हूँ, उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से। इसके बारे में मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लिख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो रूपारेल नदी है ना, इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर से। यानी कि उदयनाथ की पहाड़ियों में थानागाजी तहसील अलवर से इसका उद्गम होता है। किस नदी का? रूपारेल नदी का। और ये इसका विलीन कहाँ होती है? ये जाके ये होती है जो भरतपुर में सिकरी बांध है ना, यहाँ पे जाके ये विलीन हो जाती है। यानी कि भरतपुर के सिकरी बांध में जाके ये रूपारेल नदी विलीन हो जाती है। और इस रूपारेल नदी के बारे में और लिखना चाहो आप, तो रूपारेल नदी को लसवारी नदी, वराह नदी, यानी कि रूपारेल नदी को लसवारी नदी, वराह नदी भी कहते हैं। इसके अलावा जो ये रूपारेल नदी है ना, ये इसका प्रवाह क्षेत्र, यानी कि ये रूपारेल नदी है ना, ये अलवर और भरतपुर जिले की महत्वपूर्ण नदी है, दोनों में बहती है। और इस नदी की लंबाई की बात करें तो इस जो रूपारेल नदी है ना, इसकी लंबाई है लगभग 104 किलोमीटर, यानी कि 104 किलोमीटर। कौन सी नदी है ये हमारी रूपारेल नदी है। आप ऐसे कैसे लिख लेना कि रूपारेल नदी की लंबाई, और लिख लेना कि लंबाई कितनी है? 104 किलोमीटर। वैसे तो इतनी महत्वपूर्ण नदी नहीं है जो रूपारेल नदी है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण नदी नहीं है, इस कारण मैं इनके बारे में लिखा नहीं रहा हूँ। इसके अलावा एक छोटी सी नदी और आती है यहाँ पे, तो इसे भी आप देख लो। ये कौन सी नदी है? ये मेंथा नदी है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रखा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही थी, इस कारण आप लिख लेना इसका नाम भी। यहाँ पे जगह है मेंथा नदी। कौन सी नदी है ये? मेंथा नदी है ये। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, इसके बारे में बस इतना ध्यान रख लेना कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और विलीन कहाँ होती है। तो मेंथा नदी का उद्गम होता है जयपुर से, लेकिन जो मेंथा नदी है ना, मेंथा नदी या इसे मेंथा नदी भी कहते हैं, तो इसका उद्गम होता है जयपुर में, यानी मनोहरपुरा जयपुर से।
मनोहरपुरा तहसील जयपुर से मेहता नदी का उद्गम होता है और ये सांबर झील में आके मिल जाती है। ये कौन सी झील है? सांबर झील। मैंने पहले बताया कि सांबर झील है, इसमें आके ये विलीन हो जाती है। अब हम देखते हैं नदियों की, है ना। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार बन चुका, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में 2 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से? वो पड़ता है हमारा चूरू और बीकानेर। वैसे तो चूरू में आपको ये दिख रहा होगा कि ये चूरू में ये नदी जाती है, कांतली नदी, लेकिन ये वास्तविक में नहीं जाती है। वर्तमान में अगर आप देखते हो तो चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं जाती है। कुछ किताबों में मान रखा है इनका कि नौरंगपुर में ये नदी जाती है। कौन सी? कांतली नदी। लेकिन वैसे अगर आप देखो कि राजस्थान का एक जिला ऐसा है जिसमें कभी कोई नदी गई ही नहीं, वह है बीकानेर जिला। यहाँ पे पड़ता है बीकानेर जिला। इसमें आज तक की कोई भी नदी नहीं जा पाई, या इसमें कोई भी नदी नहीं है। कौन सा जिला है वो? बीकानेर। इसके अलावा चूरू, अगर बीकानेर नहीं हो, चूरू हो ऑप्शन में, तो चूरू भी सही है, क्योंकि वे जो कांतली नदी ना ये पहले जाती थी, वर्तमान में नहीं जाती है। तो चूरू और बीकानेर ऐसा जिला है जिनमें कोई भी नदियाँ नहीं है। इसके अलावा राजस्थान की 2 नदियाँ ऐसी है जिनका उल्लेख है ना, जो प्राचीन समय में भी ऋग्वेद में भी देखने को मिलता था। यानी कि राजस्थान की 2 नदियाँ ऐसा है, 2 नदियाँ ऐसी है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। कौन कौन सी है? एक तो घग्गर नदी है, मैंने बताया था घग्गर नदी को प्राचीन काल में यहाँ पे कालीगंगा सभ्यता स्थित थी, तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस नाम से? सरस्वती नाम से। इसके अलावा दूसरी है द्रस्वती नदी, जहाँ पे पहले जयपुर में अमानी शाह का नाला था, जिसे जयपुर की लाइफ लाइन भी कहते थे। तो ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।